स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है। रोज सोचती है नोक की कहानी चौंकाने वाली थी। योरा ने उसे एड्रियन नाम से पुकारा तो वह अचानक ही गुस्सा हो गया। एड्रियन वह नाम जो नोक को मूल रूप से मिलना चाहिए था, तो बदल जाने के बावजूद भी नोक उसी नाम से जुड़ा रहता है। नोक बोलते हुए किसी जादू के समान था, लेकिन ये कोई जादू नहीं था, इसका कोई निशान नहीं मिला। ये सुन के रोज सोचते ये जादू जैसा है, लेकिन जादू नहीं है। उपन्यास में वास्तव में श्राप उत्पन्न करने की शक्ति होती है। अब जब वह सामने आई है, क्या इसका मतलब यह है कि अब दुनिया योरा के चारों ओर घूमेगी? लेकिन इससे मुख्य पात्र का प्रभाव कहना थोड़ा अटपटा लगता है। ये बनावटी और अटपटा लगता है, कुछ और भी जरूर होगा। रोज बोलती है नोक क्या आप सोचते हैं? नोक बोलते हैं एक श्राप। ये सुन के रोज के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है। वह आगे बोलते हैं या फिर एक आशीर्वाद। रोज बोलते हैं एक वरदान। आपका क्या मतलब है? नोक रोज को समझाते हुए बोलता है अभिश्राप और आशीर्वाद के बीच एक पतली सी रेखा होती है। एक व्यक्ति के लिए आशीर्वाद ये किसी दूसरे के लिए अभिश्राप साबित हो सकता है। मुझे हैरानी हो रही है कि क्या वह संत माध्यम है? वह एक असाधारण प्रतिभा की धनी है जो अपने आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करती है। ये सुन के रोज बोलती है एक अभिश्राप। ये सुन के नोक भी अपने सर हाँ में हिलाता है। वह आगे बोलता है पर आप उस अभिश्राप को नहीं तोड़ सकते, सीधे उस औरत के पास जाऊंगा। और ये सुन के रोज बोलती है आपको कैसा महसूस हुआ? नोक बोलते है जब भी मैं उस औरत की आंखों में देखा उसकी कपटपूर्ण भावनाएं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदरूनी अंग नष्ट हो रहे हों, जिससे मेरे मुंह का स्वाद बेहद ही खराब हो गया था। रोज सोचती योरा को देखकर मुझे कोई फर्क महसूस नहीं होता। शायद उस श्राप का मुझ पे प्रभाव नहीं था, क्योंकि एक नेक्रोमेंसर हूँ। वह आखिर कौन सा श्राप दे सकती थी? अगर मैं गुप्त कमरे में जाऊँ तो? ये सोचकर वह बोलती है नोक बोलते हैं हाँ। रोज बोलते हैं मुझे सबसे ऊपरी मंजिल में जाना होगा। इन चेंजों के महल की ऊपरी मंजिल का होता है। रोज किताब को देखते हुए सोचते हैं उस समय मैं जो किताब पढ़ रही थी मुझे मिल गया भ्रम का अभिश्राप। यह लक्षण नोक और थियोडोर द्वारा अनुभव किए गए लक्षणों के सबसे करीब है। किसी भी उलझन को दूर करने का तरीका आसान है। सेगमेंट औषधि बनाने के लिए बस इन 4 चीजों को मिलाना जरूरी है। किताब में देखते हुए बोलती है पहला बर्फ में बदलने वाला क्रिस्टल। ये दुर्लभ है और ये केवल ग्लैकिस से निकलता है। और बच्चे 3 मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। उस किताब को रखते हुए बोलती है उस किताब को खंगालने के बाद मैं बहुत थक गई हूँ। और वह पेपर को देखते हुए सोचती है ये तस्वीरें ये बिल्कुल वही प्रतीक है जो मैंने अभी किताब में देखे। फूल की पंखुड़ी, नीटिकों का अकेला तना, टैसिया रूट। ये देखकर वह मुस्कुराते हुए बोलती है मुझे थकान महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे पर्याप्त नींद नहीं मिली, लेकिन शुक्र है कि मुझे कुछ ठोस चीजें मिल गई। नोक ने अपना पूरा योगदान दिया। जब मुझे पता चला कि ये एक अभिश्राप था सब कुछ आसानी से सुलझ गया। मैं नोक को लगभग इनाम देना चाहता हूँ। वैसे यहाँ आते समय वह रास्ते में रुक गया था, वह अभी भी वही नहीं हो सकता ना? यह सोचकर वह गेट खोलते हुए बोलती है नोक रोज की तरफ देखकर बोलता है हाँ। नोक को सामने देखकर बोलते हैं क्या आप ब्रश करना चाहेंगे? ये सुन के नोक बस रोज की तरफ देखता रहता है। इन चेंजों के ड्यूक ग्रे का हाउस पर जाता है। रोज तैयार होते हुए सोचती है मैं अब तक अनगिनत लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन मैं इस बात को लेकर इतनी घबराई हूँ क्योंकि एक बार जब मैं इसका ध्यान रख लूँगी मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उपन्यास में मेरे लिए जो किस्मत लिखी गई है उसमें मैं उलझ जाऊंगी और हम अपना जीवन जी सकते हैं। यह सोचकर वे जाते हुए बोलती है मुझे उम्मीद है कि हम इसे जल्दी से समाप्त कर लेंगे। तभी एक आदमी आकर बोलता है ड्यूक एस्टेल बातचीत को लीक होने से बचाने के लिए हमें निर्देश मिले कि किसी भी गैर संबंधी पक्ष को अंदर आने की अनुमति न दी जाए। ये सुन के रोज सोचते मुझे पता नहीं चला वह कल भोज में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करना चाहते हैं। ये सोचकर वह नोक को बाहर इंतजार करने के लिए बोलती है। वो भी मान जाता है और रोज कमरे के अंदर जाकर बोलती है आप सभी यहाँ पर हैं। तभी ड्यूक ग्रे बोलते हैं ड्यूक एस्टेल। देखते हैं ड्यूक ग्रे के बगल में स्नो भी होते हैं और डचेस निक्की भी होती है। मन में सोचते हैं हेलियो साम्राज्य के 4 प्रमुख ड्यूक एस्टेल, कॉर्डनिया, स्नो ग्रे एस्टेल के अलावा जिसे कोई भी भूमि रखने की अनुमति नहीं है। देख ड्यूक को भूमि रखने की अनुमति है। यह पश्चिम, दक्षिण और उत्तर क्षेत्रों पर स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं। साम्राज्य की स्थापना के समय से चले आ रहे समझौते के कारण एक ड्यूक एक ऐसे क्षेत्र की देखभाल करता था जिसकी जलवायु अलग अलग होती थी। पहले सम्राट ने ड्यूक को उनके क्षेत्रों पर खुद के नियम का अधिकार प्रदान किया और परिणाम स्वरूप सम्राट की बिना अनुमति के किसी रियासत में प्रवेश नहीं कर सकता था। ड्यूक ग्रे हंसते हुए बोलते क्या वाकई में आपका लेडी विवियन के साथ कुछ चल रहा है? बोलती बिल्कुल नहीं ड्यूक ग्रे बोलते तो फिर तुम मुझसे कल अपने साथ क्यों ले गए? रोज बोलते वह मेरी करीबी दोस्त है, मेरे लिए दखल देना सही था। ये सच है, मुझे यकीन है कि आप बेजरूरत के समय अपने करीबी दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए मुझे कैसा महसूस हुआ। ये सुन के ड्यूक ग्रे कुछ नहीं बोल पाती। डचेस कॉर्डिया मुस्कुराते हुए बोलती वफादारी अच्छी बात है, क्या आपको जांच करने का मौका मिला? रोज बोलती हाँ मैंने करा। ड्यूक ग्रे बोलते तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? मुस्कुराते हुए बोलती उसने मुझे उपहार देकर सम्मानित किया। पहले तो ड्यूक ग्रे को समझ नहीं आता वे किस बारे में बोल रहे, फिर वे हंसते हुए बोलते हैं ये सही है, जब उस संत ने हमारे साम्राज्य में रहने का निर्णय लिया क्यों न हम इस अवसर का लाभ उठा के उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में आमंत्रित करें। हाल ही में ठंडे राजकुमार डरावने हो गए हैं। ड्यूक स्नो बोलते इतनी डरावनी बर्फबारी के कारण दृष्टि बाधित हो गई है, हमारे पास राशन की कमी हो रही है। ग्रे बोलते तो फिर टेरियन को कुछ और भेज दीजिए, बदले में मुझे उम्मीद है कि आप हमें कुछ बर्फ उपलब्ध करा सकते हैं। रोज सोचते मैंने सुना कि ड्यूक
स्नो को सर्दी से संबंधित किन्हीं चीजों की जरूरत है, लेकिन जब एस्टेल के पास देने के लिए भोजन नहीं होगा तो सौदा करना मुश्किल होगा। ग्रे बोलते ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है, क्या अब हम अलग हो जाएं? क्योंकि स्नो बोलते तो अब मैं चलता हूँ। ये सुन के रोज जल्दी से बोलती है तो मैं भी ऐसा करूंगा। ये बोलकर वे जल्दी से दोनों ही कमरे के बाहर चले जाते हैं। ये देख डचेस कोडी मुस्कुराते हुए बोलती है, ड्यूक ग्रे आप वापस बैठ जाइए, हम थोड़ी देर और बात कर सकते हैं। ये सुन के ड्यूक ग्रे बोलते हैं ठीक है। रोज हॉल में जाते हुए बोलती है, ड्यूक स्नो मैं आपसे एक व्यक्तिगत मदद मांगना चाहता था, कृपया मुझे दखल देने के लिए माफ करें। मुझे स्नो कन्वर्स क्रिस्टल की जरूरत है। तो स्नो बोलते ये एक दुर्लभ वस्तु है जिसे ढूंढने में हमें भी कठिनाई होती है। ये सुन के रोज बोलती मुझे अच्छी तरह पता है, बदले में कुछ उचित वस्तु दूंगा अगर आप चाहते हैं तो मैं। ड्यूक ग्रे बीच में ही बोल देते मैं तुम्हें दूंगा। ये सुन के रोज बोलते क्षमा। ड्यूक ग्रे बोलते किसी उपयोगित चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ये दुर्लभ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसकी जरूरत है। क्रिस्टल को मैसेंजर के माध्यम से भेजूंगा। ये सुन के रोज कुछ नहीं बोल पाती है। वह वहाँ से बाहर आते हुए सोचती है क्रिस्टल को मैसेंजर के माध्यम से देना, उसे हासिल करना हैरान रूप से आसान था। नोक हंसते हुए बोलता है ड्यूक हम देखते हैं नोक के हाथों में रोज का कोट होता है जो उसने कल रात को विवन को दिया होता है। रोज कोट की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं नोक आपने इसे विवन के घर से तो नहीं लिया? बोलते ये सही है। रोज अपना सर पकड़ के बोलती है आपने इसे लेते समय क्या कहा था? शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए बोलता है कुछ भी नहीं, क्योंकि शुरू से ही कमरे में कोई नहीं था इसलिए कहने के लिए कुछ नहीं था। रोज बोलती है तुम टूट गए। ये बोलते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रही होती है। वो बोलता है अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे वापस कर सकता हूँ, अगर मैं किसी परिचित आत्मा का उपयोग करूँ। वह बोल ही रहा होता है तभी रोज उसका मुंह पकड़ लेती है और वह गुस्से से बोलती है बहुत होगी बकवास। देखते हैं नोक जो ब्लश कर रहा होता है रोज को पकड़ने की वजह से। रोज वहाँ से जाते हुए बोलती है बातचीत एस्टेल में समाप्त करेंगे। तभी उसकी नजर डचेस कोडिया पे जाती है। डचेस कोडिया रोज को अपनी तरफ आता देखकर बोलती है तुम अभी भी यहीं हो, मुझे लगा था कि तुम चले गए। रोज बोलती मैं आपका इंतजार कर रहा था। डचेस कोडिया मुस्कुराते हुए बोलते ड्यूक ऑफ एस्टेल को मेरा इंतजार करने के लिए क्या मजबूर करेगा? काफी जिज्ञासु हो रही हूँ। रोज सोचते क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मुझे कुछ पौधे खरीदने में दिलचस्पी है कि मैं शायद जल्दी उससे मिलने जाऊँ। डचेस कोडिया का ध्यान रोज की तरफ होता है। रोज बोलती है मेरी कुछ इच्छा है। डचेस कोडिया बोलती है सबसे अच्छा समय कब होगा? नहीं मुझे इसे दोबारा कहना होगा। एस्टेल आपका हमेशा स्वागत है। वहीं दूसरी तरफ विवन के घर में से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। हम देखते हैं विवन जो अपनी नौकरानी से बोल रही होती है क्या आपने कोई बाहरी वस्त्र देखे हैं? मुझे यकीन है कि मैंने उसे यहीं छोड़ा था। ये बोलकर वह रोने लग जाती है। ये देख नौकरानी बोलती हाँ मैंने सावधानी के तौर पर बाकी नौकरानियों से भी पूछ लूंगी। हम देखते सभी नौकर नौकरानियां परेशान हो रही होते हैं। तभी वहाँ पे विवियन के फादर आकर बोलते दुनिया में क्या चल रहा है? विवियन तुम क्या कर रही हो? ये देख विवियन चिल्लाते हुए बोलती है क्या आपने मेरे बाहरी कपड़ों को हटा दिया या फिर तुमने किया भाई? ये सुन के विवियन का भाई बोलता है आप किस तरह के बाहरी कपड़ों की बात कर रहे हैं? मैंने अपना पूरा दिन माता पिता के साथ हवेली में बिताया। ये सुन के विवियन वहाँ से जाते बोलती भूल जाओ। तभी विवियन की मम्मी बोलती है इस पर उसने इतना गुस्सा क्यों दिखाया? विवियन का भाई बोलता है मुझे पूरा यकीन है कि इसमें एक बार फिर ड्यूक ऑफ एस्टेल या माँ महिम शामिल होंगे। तभी विवियन बोलती है भाई। ये सुन के विवियन का भाई मन में सोचता है इस बार वह सबसे पहले मेरे बारे में क्यों पूछ रही है? वह हंसते हुए बोलते हाँ। तभी विवियन उसके कंधे पे हाथ रख देती है। देख उसे समझ नहीं आता है कि विवियन क्या कर रही है। तभी विवियन बोलती है कैसे? मैंने सुना कि आप हाल ही में मनोरंजन के लिए व्यवहारिक जादू सीख रहे थे। ये सुन के विवियन का भाई घबराते हुए बोलता है पता लगाने का जादू? मैंने जासूसी के जादू के बारे में कभी नहीं सीखा और इस समय ये मेरे लिए जादू का सबसे कठिन स्तर है। विवियन बोलती है एक बार कोशिश करके देखिए। उसका भाई उसकी तरफ देखते हुए बोलता है ठीक है। जादू करते हुए बोलते है एक्सप्लोर। लेकिन कुछ न होता देख वह बोलता है ये नहीं कर सकता। विवियन बोलते शायद यहाँ कोई चोर घुस आया हो। उसका भाई बोलता है जादूगरों के टावर के शोर द्वारा निर्मित एक जादुई शक्ति का क्षेत्र हवेली को घेरा हुआ है। इतनी हिम्मत कौन करेगा कि उस बाधा को तोड़कर अंदर आए? हो सकता है कि आपने इसे कहीं छोड़ दिया हो। विवियन बोलते मुझे पूरा यकीन है टावर से जादू करके आने के बाद हमें निश्चित रूप से पता चल जाएगा। ये सुनकर उसका भाई बोलते एक जादू कर दो, फिर आपने मुझे वह काम क्यों करवाया? ये सुनकर विवियन हंसते हुए बोलती मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा जल्दी जवाब मिल जाए। ये सुनकर उसका भाई बोलता है आपने इसकी मांग कब की थी? विवियन बोलती आज सुबह। मन में सोचते लेकिन फिर भी इस तरह की नादानी मेरी छोटी बहन के प्रश्न का एक हिस्सा है। सोचकर वह बोलते विवियन हाल ही में उच्च समाज। विवियन वहाँ से जल्दी से जाते बोलते जादूगर आ गया। ये देख वह सोचते विवियन तुम्हारा भाई बात कर रहा था। ये सोचकर वह भी विवियन के पीछे चला जाता है। वह जादूगर से हाथ मिलाते बोलता हार्बर्ट काफी समय हो गया है। हार्बर्ट बोलता हाँ। बोलते तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उसका भाई भी बोलता है वह लिसेंड्रा के लिए काम करता है। बताया जाता है लिसेंड्रा मार्क्वेस मैरी गोल्ड का दूसरा बेटा। वह बोलता है मेरा नाम हार्बर्ट ओल्डमैन है। उससे मिलकर अच्छा लगा माई लेडी। आपने मुझे आज यहाँ बुलाया था किसी घुसपैठिए को ढूंढने के लिए? ये सुन के विवियन का भाई भी हैरान होकर बोलता है बैठिया नहीं हो सकता। बेट बोलता है मैंने थोड़ी देर पहले प्रवेश द्वार के चारों ओर नजर डाली थी। इसका बहुत ही छोटा सा निशान था, इतना छोटा कि मुझे लगभग पता ही नहीं चला। ये भले ही छोटा रहा हो लेकिन मुझे यकीन है कि इसके पीछे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ था जिसने जादू सीखा हो। क्या कुछ गायब हो गया?
अगर आप बता दे कि ये क्या है तो मैं जादूगर टावर के लोगों से जानकारी ले सकता हूँ। शायद घुसपैठियों को ढूंढने में मदद मिल सके। ये सुन के विविन बोलती, खैर एक बाहरी वस्त्र गायब हो गया है। एक कुशल जादूगर के लिए ऐसा करना असंभव है। मैं सिर्फ एक कपड़ा लेकर बाहर निकल जाऊंगी। चेंज होके रात के वक्त कब्रिस्तान का होता है, कोई वहाँ पे आ रहा होता है। देखते रोज और नोक कब्रिस्तान के अंदर जा रहे होते हैं। रोज बोलते हैं नोक यहीं पे देखो। नोक बोलते है ठीक है। रोज एक कब्र के पास आकर खड़ी हो जाती है। वह गहरी सांस लेती है और वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलती है। तभी मिट्टी में से एक कंकाल हाथ ऊपर आता है और उसका पूरा शरीर बाहर आ जाता है। इस वक्त वह कंकाल रोज के सामने खड़ा होता है। ये देखकर रोज सोचती है, इस बार बिल्कुल ठीक है और मेरी शक्तियों की सीमा बढ़ गई है। पिछली बार मैंने ठीक इसके सामने खून की उल्टी की थी, इतना काफी होना चाहिए। ये सोचकर वह बोलती है वापस। भी वहाँ पे नोक आ जाता है। रोज उसकी तरफ देख रही होती है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और नोक के माथे पे रखकर बोलती है रुको। नोक रोज को देखकर बोलता है, ऐसे लगता है कि अब आपको अधिकार में अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोई समस्या नहीं है। रोज मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जैसा कि तुमने देखा। वह आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, चलो वापस चलते हैं। बोलता है, तुम मुझे इससे मुक्त नहीं करोगी। रोज उसकी तरफ देखकर बोलती है, तुम जादू से उस स्तर के अभिशाप को तोड़ सकते हो। नोक हंसते हुए बोलते हैं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आपको नुकसान होगा। मैं इसे खुद तोड़ना नहीं चाहता। सीन चेंज होकर रोज के ऑफिस को होता है। डचेस कोडिया की बातें याद करके सोचती है, मुझे चुपचाप स्लीवा से मिलने जाना चाहिए। ध्यान रखे कि किसी को भी पता न चले। मुझे थियोडोर और विवियन को पहले से बता देना चाहिए। दिन चेंज होकर अगले दिन का होता है। विवियन बोलते, रोजेंडा तुम कितने दिनों के लिए बाहर रहोगे? बोलती है, मुझे पक्का नहीं पता, मैं जल्दी वापस आ सकता हूँ या फिर बाद में, मुझे लगता है। विवियन बोलती है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मुमकिन 1 महीना लग सकता है? रोज विवियन के सर पे हाथ रखकर बोलती, बिल्कुल नहीं। विवियन बोलती, क्या मुझे आपके साथ आना चाहिए? मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं बस अपनी माँ की जन्मभूमि पे जाना चाहता हूँ। मैं अकेले चुपचाप जाना चाहता हूँ। यह सुनकर विवियन बोलती है, सचमुच? रोज मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, मुझे अंतरात्मा की पीड़ा महसूस हो रही है, लेकिन मैं बिना किसी सबूत के लोगों के श्रापित होने की बात नहीं कर सकता। विवियन बोलती है, ठीक है रोजेंटा। एम्परर बोलते है, क्या तुम अकेले सिलेवा तक जा रहे हो? रोज बोलती है, मैं अकेले नहीं रहूंगा। एम्परर बोलते है, रोजेंटा, मैं बस सावधानी के तौर पर पूछ रहा हूँ, क्या ये सब मेरी वजह से है? आप इतने महान व्यक्ति है कि सब कुछ छोड़कर सिलेवा के लिए चले जाना आपके लिए मुमकिन नहीं है। मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उसके बाद भी। यह सुन के रोज परेशान हो रही होती है। एम्परर बोलता है, आपको कुछ न कुछ तो पता चल ही गया होगा। रोज एम्परर को कुछ नहीं बताती है और एम्परर भी रोज को लगातार घूर रहे होते हैं। ये देख के विवियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो चिल्लाते बोलती है, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे भी ये जानना चाहिए। मैंने रोजेंटा से मदद मांगी। मैंने उसे बताया, जब से संत प्रकट हुई है तब से मुझे खुद पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर विवियन बोलती है, आपका क्या मतलब है? रोज की तरफ देखकर बोलती है, रोजेंटा, ये क्या बात कर रहा है? तो आपका कहना है कि हाल ही में योर मैजेस्टी का स्वभाव बदल गया है और वे संवेदनशील हो गए हैं। रोज बोलती है, हाँ, मैं इस बार सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि डचेस कोडिया ने मुझे आमंत्रित किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे इतना ज्यादा गंभीरता से लेंगी। विवियन बोलते, आपको निमंत्रण मिला? रोज बोलते, डचेस कोडिया मेरी माँ को जानती थी, इस वजह से उन्होंने मुझे अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया। मैं जाने से पहले बस कुछ अच्छा समय साथ बिताना चाहता था। ये सुन के विवियन हैरान होकर बोलती है, हाँ योर मैजेस्टी, अपनी आंखों का आराम दे, इस तरह तो झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। ये सुन के एम्परर बोलते, क्या अब तुम इस बात को उठा रही हो? अगर रोजेंटा का कहना है तो ये सच होगा। योर मैजेस्टी, आप अभी भी हैरानी भ्रमित हो सकते हैं। ये सुनकर तो एम्परर का मुंह देखने के लायक हो जाता है। अभी कोई दरवाजे को खटखटाते हुए बोलता है, ड्यूक। ये सुन के रोज खड़ा होते हुए बोलती, मुझे अलविदा लेना होगा कि मैं अपनी यात्रा की तैयारी कर सकूं। मैं वहाँ जाऊंगा तो कुछ उपहार जरूर खरीदूंगा। सुनकर विवियन मुस्कुराते हुए बोलती है, सुरक्षित यात्रा करे। रोज के चले जाने के बाद विवियन गहरी सांस लेकर एम्परर से बोलती है, योर मैजेस्टी, क्या मैं कुछ अजीब लगी? हे भगवान, मैं बहुत ही चिंतित थी। मुझे डर था कि रोजेंटा अपने भारी वस्त्र मंगा लेगा। आपको मेरा भेजा हुआ पत्र मिल गया था ना? आज यहाँ आते समय मैं परेशान थी। आपने जानबूझकर स्थिति को गंभीर बनाया ना? यह सुनकर एम्परर सोचते उसे गलतफहमी हो गई है, लेकिन मुझे उसे नीचा दिखाने के लिए बेवजह के प्रयास करने की कोई वजह नहीं है। एम्परर बोलते, ये सही है। वे खड़े होते हुए बोलते, हमें भी जाना चाहिए। फिर बोलते, हम पहले से ही और बात कर सकते हैं। हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक घर का मालिक मौजूद ना हो। यह सुनकर विवियन बोलती, इससे पहले ऐसा कब हुआ है कि इसने हमें रोका? इसमें कुछ भी नया नहीं है। विवियन बोलती, आप कुछ दिनों से अस्वस्थ लग रहे हैं। वे जाके एम्परर के माथे को छूते हुए बोलते, क्या आप अचानक किसी बीमारी से पीड़ित हैं? बुखार नहीं है। एम्परर अपने माथे को छूते हुए सोचते हैं, क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा था? कोई बुखार नहीं है। वह बोलते, रोजेंटा कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है। फिर बोलते, आपका क्या मतलब है? मन में सोचते, जब मैं उससे मिला तो रोजेंटा का दिल बहुत ही बड़ा था। वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही ज्यादा गंभीर था और उसकी बैगनी आंखें इतनी गहरी झील जैसी थी। आप कभी ये नहीं जान सकते कि वह क्या सोच रहा है। मानो वह ऐसी चीज को देख रहा है जिसे दूसरे नहीं देख सकते, लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि वह कुछ और भी चीजें छुपा रहा है। उस आदमी के प्रकट होने के बाद सब कुछ शुरू हुआ। पहले भी ऐसा ही था। एम्परर को अपनी सोच में गुम देखकर विवियन बोलती, योर मैजेस्टी। ये सुनकर वह विवियन की तरफ देखने लगते हैं। विवियन सोफे पे बैठते हुए बोलते, रोजेंटा, हमसे मिलने के बाद भी ऐसा ही था। उसकी आंखें मानो ऐसे चमकती थी जैसे उसे सब कुछ पता हो।
उसने मुझे माँ पक्षी की तरह गले लगाया। एम्परर मुस्कुराते हुए बोलते हाँ उसने किया। विवेन हंसते हुए बोलती अगर वह पानी को आग कह दे तब भी मैं विश्वास करूंगी क्योंकि वह रोजेंटा है। यह सुन के एम्परर मुस्कुराते हुए सोचते हैं जी हाँ हमारा मुकाबला रोजेंटा से है। वह ऐसा व्यक्ति है जो हमारी रक्षा के लिए अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करने को भी तैयार है। वह हमें किसी भी हालात में खतरे में नहीं डालेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रोने वाली विवियन ने इतनी बचकानी बात कह दी। क्या ये वाकई में विवियन है जिसे मैं जानता हूँ? यह सोचकर वह उससे घूरने लगते हैं। विवियन बोलती मुझे नहीं पता है कि आपको किस बात की परेशानी हो रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रोजेंटा हमें किसी दिन जरूर बताएगा। लेकिन अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो मुझे जरूर बताइए। एम्परर बोलते क्या ये भेदभाव है? विवियन बोलते ऐसा इसलिए क्योंकि तुम हमेशा छुपाते हो, चुपचाप सहते रहो। एम्परर बोलते लेकिन ये चिपके रहने से बेहतर है। और हर बार फूट फूट कर रोती थी। ये सुनकर विवियन गुस्से से बोलती है क्या ये बात मुझसे कही? एम्परर बोलते मैं बस खुद से बात कर रहा था। विवियन गुस्से से बोलती भला दुनिया में कौन इतनी जोर से खुद से बात करता है? एम्परर हंसते हुए बोलते मैं। विवियन खड़े होकर बोलती है जल्दी उठो, मैं अभी वापस जाना चाहूंगी। ये बोलकर वह गुस्से से घंटी बजाती है। नोक आकर बोलता है आपने मुझे बुलाया। कुछ पल पहले होता है। रोज सोचती है मेरे जाने के बाद कोई उन्हें विदा करने आ जाए। एना पहले ये एक और काम में व्यस्त है। रोज बोलती है ठीक है नोक, मुझे पूरा यकीन है कि आप ये नहीं भूले होंगे कि आप यहाँ एक बटलर के रूप में आए। ये सुन के नोक हंसते हुए बोलते बिल्कुल नहीं। रोज हंसते हुए बोलते आपको सौंपे गए काम को पूरा करने के लिए अपना अच्छा प्रयास करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक बटलर करता है। अगर तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा सेवा के लिए कि आप मुझे मेरी तरफ देख सके। वे मन में सोचते हुए वास्तव में मुझे भरोसेमंद नहीं लगता है, लेकिन मुझे धीरे धीरे उसकी रस्सी खींचने का तरीका समझ आ रहा है। यार मैं वैसे भी उसे अपने साथ ले जाने की योजना बना रही थी। अगर मैं इसे चारे के रूप में पैक करके फेंक दूं तो मुस्कुराते बोलते मुझे इससे प्यार है। सीन चेंजों के महल के अंदर विवियन की ओर जाता है। विवियन बोल रही होती है योर मैजेस्टी आपको पता नहीं है ना, काफी ईर्ष्यालु किस्म के हो। मेरे को समझ नहीं आता विवियन किस बारे में बोल रही होती है। विवियन अपने आंखों को दिखाते हुए बोलती है तो अब सब ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे इन गुस्से भरी नजरों से देखते थे। एम्परर बोलते क्या तुम्हारा क्या मतलब है? विवियन वहाँ से जाते हुए गाना गुनगुना रही होती है। वह महल के बाहर आ जाती है। एम्परर की तरफ देखकर बोलती महाराज अब मैं चलती हूँ। एम्परर बोलते मैं भी अब चलता हूँ। विवियन जा रही होती है तभी उसका ध्यान नोक पे जाता है। बोलती है माफ करे, रोजेंटा ने कभी कपड़े का जिक्र किया जो उसने मुझे उधार दिया था? ये पूछते हुए विवियन घबरा रही होती है। वो बोलते हैं नहीं। ये सुन के विवियन राहत की सांस लेती है। वहाँ से जा रहे होते हैं तभी नोक बोलता है वह मेरे साथ सलीवा की यात्रा तैयारी करने में काफी व्यस्त है। सुन के एम्परर वहीं पे रुक जाते हैं। उसकी तरफ देखते हुए बोलते तुम्हारे साथ? यह सुनकर वह मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ मेरे साथ। सीन चेंज होकर रात के वक्त होता है। गाड़ी तैयार हो गई होती है जाने के लिए। एना मुस्कुराते हुए बोलती है आपकी यात्रा मंगल में हो। हेड बटलर बोलता है मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके जाने के दौरान महल में सब कुछ ठीक चल रहा हो। ये सुनकर रोज मुस्कुराते हुए बोलती है मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। वह गाड़ी में बैठकर सोचती है कोई छिलने डुलने का कोई संकेत नहीं दे रहा। वह बाहर की तरफ देखते हुए बोलती है आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? मैडम नोक से बात कर रहा होता है। ये देखकर रोज सोचते मुझे पूरा यकीन है कि नोक को याद दिला रहा होगा कि मेरी ठीक से मदद कैसे करनी है। इधर उधर की बातें कहकर उसे टोक रहा है। ये तो हैरानी है कि नोक बस वहीं पे खड़ा होकर उनकी सारी शिकायतें सुन रहा है। आमतौर पर नोक ऐसी स्थिति में हंगामा खड़ा कर देता। नोक का एक नया पहलू देखना मजेदार है, लेकिन शायद मुझे उसे धीरे धीरे भगाने में उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर रोज बोलती है नोक अंदर आओ। इन चेंजों के जंगल की तरफ का होता है। परेशान दिख रही होती है। वह बोलती है नोक। नोक बोलता हाँ। वह गुस्से बोलती मेरा सुझाव है कि आप मुझे घूरना बंद करें। ये सुनकर नोक मुस्कुराने लगता है। उसे मुस्कुराता देखकर रोज बोलती है मुझे देखना बंद करो। नोक बोलता है मैं बस सीधे आगे की ओर देख रहा था। ये सुनकर रोज गुस्से से बोलते है ठीक है तो फिर ऐसा करना जारी रखें। बोलकर वह दूसरी तरफ घिसकने लगती है। नोक भी रोज को देख रहा होता है। रोज बोलती मुझे लगता है कि तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, लेकिन लगता है कि मैं गलत थी। ये कहना कितना मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये सुनकर नोक मुस्कुराते बोलता है आपको ये पसंद नहीं है? रोज बोलती है नहीं, अगर आप किसी को इस तरह घूरते रहेंगे तो कोई भी असहज महसूस करेगा। ये बेतुका है। ये सुनकर नोक बोलते क्या ऐसा है? फिर वे मुस्कुराते बोलते लेकिन ड्यूक तुम। वह कुछ आगे बोलते इससे पहले ही रोज गुस्से से उसे घूरने लगती है। वह अपने चारों ओर जादुई स्थान बना लेती है और स्केलेटन को बुलाती है। ये देखकर नोक बोलते तुमने आना को उस काम के लिए भेजा था, उसे कल लाने के लिए। मैं इसे गुप्त रखूंगा। ये कहते हुए मुस्कुरा रहा होता है। रोज सोचती मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से डर जाएगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये सोचकर वह वापस कंकाल को भेज देती है। वह नोक को देखते हुए बोलती हमेशा याद रखना कि यहाँ हम अकेले नहीं है। ये सुनकर नोक हंसते हुए बोलते बिल्कुल इसलिए मैंने साइलेंट जादू का उपयोग किया। ये सुनकर रोज गुस्से से सोचती है ये कोई नई बात नहीं है। चिंजू के गाड़ी के बाहर का होता है। यहाँ पे दो सैनिक खड़े होते हैं रास्ता रोककर। ड्राइवर आके बोलता है आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? सैनिक उसे इंतजार करने के लिए बोलता है। ये सुनकर ड्राइवर बोलता है मैंने आपको गोल्डन पास दिखा दिया है, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? सैनिक बोलते मुझे माफ करना, बस आदेशों का पालन कर रहे हैं। ड्राइवर बोलते ये किस तरह का आदेश है? रोज सोचते गोल्डन पास दिखाने के बाद भी वैसा व्यवहार कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। जब तक कोई गलती ना हो या कोई दखल दे रहा है ऐसा नहीं हो सकता।
लगता है मुझे दखल देना चाहिए। रोज ये सोच ही रही होती तभी नोक बाहर निकल कर बोलता है, योग बाहर निकलते हुए सावधानी बरते। ये बोलकर वे अपने हाथ आगे बढ़ा देता है। मैं सोचते क्या बटलर हमेशा इसी तरह से हाथ आगे बढ़ाते थे। ऐसे लोगों का अनुभव है जिन्होंने अपनी पीठ या हाथ आगे बढ़ाकर मदद की पेशकश की, क्योंकि सीढ़ी ऊंची थी। शायद इसका कारण ये है कि नोक ही ये सब कर रहा है। सोचकर वे जाते हैं, बोलती इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी रोज को कुछ देर रुकने के लिए बोलता है। सुनकर रोज सोचते मैंने एक भी शब्द नहीं कहा। फिर मुझे लग रहा है कि जैसे मैं उसे डांट रही हूँ। मैं बोलती मैं आपको अपना निजी पास दिखाऊंगा। यह बोलकर वह अपना बैच दिखाती है जिसपे ड्यूक एस्ट्रेल का चिन्ह होता है। बोलते गोल्डन पास काफी होना चाहिए, आपने हमें क्यों रोका है? वह सैनिक अपना सर झुकाकर बोलता है खैर बात बस इतनी सी है, मुझे माफ करना सर, मैं बस आदेशों का पालन कर रहा था। रोज बोलते आदेश? सैनिक बोलता मुझे ब्लॉक करने के लिए कहा गया था, गोल्डन पास का धारक। ये बोलते हुए सैनिक बहुत ही घबराया हुआ होता है। रोज आसमान की तरफ देखते हुए सोचते हुए है प्राचीन काल का पक्षी, अगर कोई उस पक्षी को वश में कर सके जो दुनिया में अपनी तरह इकलौता पक्षी है, ऐसा नहीं हो सकता। हम देखते रोज के सामने एम्परर होते हैं जो घोड़े पे बैठे हुए होते हैं, चेंज होकर एक कमरे के अंदर देखते हैं, सभी को जाने के लिए बोलते हैं। यह सुन के रोज नोक को जाने के लिए बोलती है। हम देखते हैं नोक जो बेहद ही गुस्से में होता है। उसके जाने के बाद रोज एम्परर से बोलती है तुम यहाँ क्यों हो? एम्परर बोलते मैं आपके साथ चलूंगा। रोज बोलते तुम्हारा मतलब क्या है? एम्परर बोलते मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ स्लीवर चलूंगा। बोलते क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? ये बोलकर वे जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखकर सोचती है मुझे यकीन है कि मैंने उससे बिल्कुल विवियन की तरह बात की। वह बोलती है आप मेरे साथ क्यों आना चाहते हैं सर? ये सुनकर एम्परर मुस्कुराते बोलते खैर इसके लिए कोई खास कारण होना जरूरी है। मान लीजिए कि निजी कारण से डचेस कोडिया से मिलना चाहता हूँ। सोचते उसके चेहरे को देखकर लग रहा है उसका मन बदलना नामुमकिन है। वह बोलती अगर योर मैजेस्टी ऐसा कहते हैं मैं आपकी बात पर भरोसा कर लेता हूँ कि ये निजी कारणों से है, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों? ये सुन के एम्परर हंसते बोलते क्योंकि मैं साथ जाना चाहता था। मतलब दो हमेशा एक से बेहतर होते हैं और तीन दो से बेहतर होने चाहिए। तुम्हारे बटलर और घोड़सवार से ज्यादा काम आ सकता हूँ। आपकी सुरक्षा की बात आती है। सुन के रोज सोचते क्या वह कहना चाह रहा है कि मैं कमजोर हूँ? सोचकर वह गुस्से से हंसते हुए बोलती है वो के अलावा मुझे स्किल भी पता है। वह घबराते हुए मन में सोचते स्केलेटन। एम्परर को समझ नहीं आता रोज किस बारे में बोल रही होती है। बोलती कुछ नहीं। वह सोचते मैंने लगभग उसे कंकाल के श्राप के बारे में बता ही दिया था। श्राप देने को लेकर पहले से ही बहुत चर्चा हो रही है। अगर उसे पता चल जाए कि मुझे स्केलेटन को संभालना आता है मुझे तुरंत ही पवित्र भूमि पे ले जाया जाएगा। ये सोचकर वह हंसते बोलती है आप सही है योर मैजेस्टी। ये सुन के एम्परर हंसते बोलते हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं। रोज वहाँ से जाते सोचती आज कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। क्या ये वही थियोडोर है जिसे मैं जानती हूँ? असामान्य रूप से लापरवाह और खतरनाक व्यवहार कर रहा है। वह अचानक ही प्रकट हुआ और रियलपन दिखाने लगा। ये सोचकर वह एम्परर की तरफ जाते हुए बोलती है मैजेस्टी क्या आप यहाँ हैं? सुन के एम्परर मुस्कुराते हुए बोलते क्या मैं खुद जैसा नहीं लग रहा? सुन के रोज अपना सरनाम हिला देती है। एम्परर बोलते मैं खुद को भी नहीं पहचानता। यहीं पे मैं स्टोरी खत्म करती हूँ, अब से इसी के एपिसोड डालूंगी।